दोस्तों, इस दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस अब सस्ता होने वाला है। यह बात अब लोग अंदाजा लगाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान के साथ जो अमेरिका और इजराइल की लड़ाई चल रही थी, वह लड़ाई अब थम गई है और यह 100 दिनों की लड़ाई जब थमी है तो बात दूर तक जा रही है, जिसमें पेट्रोल और डीजल सस्ता हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, जिसे बंद कर दिया गया था, जहां से दुनिया भर के जहाज नहीं निकल पा रहे थे, जहां से 20% जो दुनिया भर की तेल सप्लाई होती थी और भारत की तो 80% के आसपास की आपूर्ति वहीं से पूरी हो रही थी, वो सब रुक गई थी। अब वो नॉर्मल होने वाला है, यानी कि हम पिछले रेट पर आ जाएंगे, ऐसी संभावना है। और साथ ही अब क्या कुछ बदल जाएगा, चलिए सारी बातों को समझते हैं एक तरफ से। तो सबसे पहले ये समझिए कि सबसे पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके जानकारी दी, क्योंकि इस पूरी लड़ाई के मध्यस्थ जो रहे वो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ रहे। और इन्होंने कहा कि अब 19 तारीख को फ्राइडे को स्विट्जरलैंड में जिनेवा में दोनों देश एमओयू पर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर, यानी कि एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। यानी कि डील हो चुकी है, हस्ताक्षर करना है, कुछ और औपचारिकताएं पूरी करनी है। तो युद्ध विराम की बात सामने आई और इसमें यह भी कहा गया कि 19 जून से फिर उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुल जाएगा। अब यहाँ पे ट्रंप ने भी इस बात की सहमति कर दी सोशल मीडिया में पोस्ट करके, और उसके बाद ईरान की तरफ से भी सहमति आ गई। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी जान लीजिए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और घर बैठे अपने एक भरोसेमंद साथी के साथ, कि वह साथी ऐसा हो जिसमें कि आप क्लासेस भी कर पाएं, जिसके साथ आप साथ में स्टडी मटेरियल भी हासिल कर पाएं, साथ में आप टेस्ट सीरीज भी लगा पाएं और उसके साथ ही आपको सारी क्लासेस लाइव ऑनलाइन मिल सके, तो यह दृष्टि लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है। आईएसजीएस कॉम्पिटिशन बैच है, जीएस की कंप्लीट तैयारी होगी, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। और इसके लिए आप करना ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप कोर्स तक पहुंच सकते हैं, या फिर दृष्टि लर्निंग ऐप पे चले जाइए, डाउनलोड करके वहां से पहुंच सकते हैं। मन में कोई और सवाल या जानकारी हो तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, 8750187501 पर। हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। अब आपके टॉपिक में ये समझिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो 30 किलोमीटर से भी के आसपास का सकरा क्षेत्र था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो कहते हैं, यहाँ ये कनेक्शन था अरब सागर का फारस की खाड़ी से, और अरब सागर के विस्तार में ही ये ओमान की खाड़ी है। तो ऐसे दुनिया भर के जहाज जो थे, जो जैसे कुवैत के हो गए, इराक के हो गए, कतर के हो गए, सऊदी अरब के हो गए, यूएई के हो गए, ये सब, इनफैक्ट ईरान का भी इसी रास्ते से जहाज जाता था, यहीं से सारा तेल लद के जाता था, गैस जाता था यहाँ से। ये सब रुका हुआ था रास्ता, यहाँ पे ईरान ने बोल दिया हम नहीं बढ़ने देंगे, कहा गया माइंस लगा दी गई, कोई जहाज निकलेगा तो फट जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी बोला हम यहाँ से ईरान के जहाज को भी नहीं जाने देंगे। सब कुछ चल रहा था। सप्लाई जो कम होती है और डिमांड उतनी ही रहती है, तो दरअसल कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी में सप्लाई और डिमांड का खेल है, वही चल भी रहा था। अब पूरा ये है कि चलो ठीक है, अब ये नॉर्मल होगा, मामला शांत हो जाएगा। लेकिन ये मामला शुरू कैसे हुआ? क्या ये 2026 की बात है? तो 2026 की नहीं है, यह है 1979 की बात। मामला वहां से शुरू हुआ। लेकिन हालिया घटनाक्रम क्या है कि 28 फरवरी को दो ऑपरेशन चले। एक अमेरिका ने चलाया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। दूसरी तरफ इसराइल ने चलाया, ऑपरेशन रॉरिंग लॉयन। और ये दोनों ईरान के खिलाफ थे, जहां ईरान अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है परमाणु भंडार का, उन जगहों पर हमला करने के लिए, क्योंकि चिंता इसी बात की व्यक्त की गई कि ईरान जो है परमाणु बम बना लेगा और ये ठीक नहीं होगा। फिर उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ, हमले हुए, तो दूसरी तरफ यह 100 दिन तक लगातार चला। बीच में एक बार और कोशिश हुई थी 40 दिन के आसपास, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हुई। और अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर 15 जून को घोषणा हुई कि दोनों देश सहमत हो चुके हैं और हस्ताक्षर 19 जून को जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। लेकिन अब मैंने कहा क्या कि मामला तो 1979 से शुरू हो जाता है। तो 1979 ये वो समय था जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी, और उसी समय ईरान में जो अमेरिका का दूतावास है, वहां के 52 जो राजनयिक थे अमेरिका के, उन्हें बंदी बना लिया गया। फिर वो मामला बहुत आगे खींचा और उसी के साथ ही अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, और साल दर साल यह प्रतिबंध आगे बढ़ता रहा और यह प्रतिबंध चला 2015 तक। 2015 में बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे, और उस दौरान उन्होंने फिर ईरान के साथ डील की, जिसे JCPOA समझौता कहा जाता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके तहत ये हुआ कि हम जो आपके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंध कैसे? उदाहरण के लिए कि दुनिया भर के जो बैंक हैं आपस में जिस सिस्टम से जुड़े हैं, स्विफ्ट सिस्टम बोलते हैं, उसमें ईरान नहीं रखा गया। उसके बाद साथ में कि दुनिया भर के देशों में जो ईरान का पैसा है उसे फ्रीज कर लिया गया। जो ईरान की जो भी मुद्रा थी दुनिया भर के अलग अलग देशों के बैंकों में, वो सब फ्रीज कर दी गई।
व्यापार ना करने के प्रतिबंध लगा दिए गए कि कई देश दुनिया भर के उससे व्यापार ही नहीं कर सकते थे। तो बहुत सारी प्रतिबंध लगाए गए थे, वो हटाने की बात हुई ओबामा के टाइम पे। लेकिन 2018 में ट्रंप के दौरान यह तोड़ दिया गया और कहा गया कि ये 2015 की डील कोई फायदे का सौदा नहीं है। ईरान तो अभी भी परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ ही रहा है, वो यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रहा है। अब ये यूरेनियम का इनरिचमेंट क्या है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ अगली बात पे। लेकिन यहाँ पे समझिए कि फिर ये जो है, इसी की वजह से ट्रंप ने चूंकि तोड़ दिया ये डील, समझौता, और समझौता टूटने के बाद फिर और चिंता व्यक्त की गई कि परमाणु जो है बम बनाया जा रहा है, इनरिचमेंट किया जा रहा है। 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लायन जो था इजराइल का चला, उस दौरान भी हमले किए गए थे, कुछ दिनों तक यह हमले हुए, दोनों तरफ से एक दूसरे को हमले हुए, लेकिन शुरुआत हुई एक तरफ से। फिर उसके बाद फरवरी 26 में तो हमने देखा ये हमला हो ही गया। और फिर इसी हमले के बाद जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे खामनेई, उनकी भी मृत्यु हो गई और सीज फायर की कोशिश अप्रैल में हुई, सफल नहीं हुई, लेकिन अब सफल होती दिख रही है। अब इन सारी बातों में 2015 में जो यह समझौता हुआ था, क्या यह अमेरिका के साथ हुआ था? ईरान का तो सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं, ये P5+1 के साथ में हुआ था। अब आप कहेंगे P5+1 का समझौता क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें यूएस भी है, यूके भी है, चीन भी है और रूस भी है, और इसके साथ ही फ्रांस भी है, और जो +1 है वो +1 में क्या आ जाता है, जर्मनी। ये है वो देश, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के देश हैं, और सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं, और उसके साथ में जर्मनी है। अब बात आती है अगली कि एमओयू है क्या और मध्यस्थ कौन। देखिए एमओयू का मतलब क्या होता है, एक खास किस्म का समझौता दो देशों के बीच में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये दो पक्षों के बीच एक सहमति का दस्तावेज है कि हम सहमत हैं, अग्री करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि हम इस बात में जो कह रहे हैं, इस समझौते पे हमने जो साइन किया है, हम इसे मानेंगे। तो ये कोई एक बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, बाध्यकारी संधि नहीं है, लेकिन चूंकि दो देश खुल के कमिटमेंट दे रहे हैं, साइन कर रहे हैं, तो यह है कि एक दबाव तो होता ही दुनिया भर के देशों में, उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट का मुद्दा होता है कि अपनी बात से आप पीछे तो नहीं हटेंगे, आप ही ने ये बात कही है, साइन की है। तो अब इसी में कहा जा रहा है कि 60 दिन में एक फाइनल ट्रीटी बनेगी, यानी कि अभी तो 19 तारीख को एमओयू होगा, लेकिन जो एक फाइनल जो ट्रीटी होगी, संधि होगी, उसमें 60 दिन लगेंगे, उतना समय लगेगा क्योंकि वो न्यूक्लियर डील को फाइनल करने में समय लगेगा। अब इसमें समझौता जो कराने में प्रमुख देश था, एक तो पाकिस्तान था, दूसरी तरफ कतर भी रहा। कतर ने पहले भी कई समझौते कराए हैं, और कतर जो है उसने एक बैक चैनल पार्टनर का सपोर्ट किया, जैसे कि दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है, अब बातचीत के लिए या समझौते के लिए वो आपस में खुद से तो बातचीत नहीं करेंगे, तो जो थर्ड पर्सन होगा वो कराएगा, तो उनमें से ये कतर भी है, पाकिस्तान भी वही रहा। अब इसी बीच में रीजनल सपोर्ट जैसे टर्की है और सऊदी अरब है, इनका ये कहना है कि इस बात का वो करते हैं, सहयोग करते हैं, या इस बात को स्वीकृत करते हैं कि हाँ ये बात है, चलो ठीक हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखे, जब ईरान पर हमला हुआ तो ईरान ने सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो अमेरिका में जाके हमला कर रहा था, अमेरिका पे हमला कर रहा था। ईरान तो एक तरफ इसराइल पे हमला कर रहा था, दूसरी तरफ जो खाड़ी देश थे उसके आसपास के, उन्हीं पे हमला कर रहा था। जो यूएस के जहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेस था, उन जगहों पर हमला कर रहा था। अगली बात आती है इजराइल को लेकर के कि वह वाइल्ड कार्ड की तरह ना हो, क्योंकि समझौते के लिए खतरा है। क्योंकि ये 19 तारीख को जो जिनेवा में समझौता हुआ, उसके बाद 60 दिनों के बाद एक फाइनल ट्रीटी होगी। उसी बीच में अगर मान लीजिए कहीं पे बेरूत पर, क्योंकि हाल ही में भी बेरूत पर हमला किया गया था, बेरूत यानी कि लेबनान पर जो इसराइल का पड़ोसी है, इस संधि में यह बात भी शामिल है कि ना सिर्फ ईरान पर हमला होगा बल्कि लेबनान पर भी नहीं होगा। और लेबनान की प्रमुख शहर है बेरूत, वहां पर हमला हाल में ही कर दिया गया था, फिर उसकी तरफ ट्रंप की तरफ से कहा गया कि डांट पड़ी है, ये सारी बातें भी आई। तो अब इसके बाद अगली बात आती है शर्तें क्या हैं। तो देखिए सभी मोर्चों पर कार्रवाई बंद होगी, लेबनान में भी नहीं होगी। 19 जून से सभी जहाजों के लिए हॉर्मुज खुल जाएगा, यानी कि वो सप्लाई चेन नॉर्मल हो जाएगी, तेल की कीमतें सस्ती हो जाएगी, इससे हम अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन एक बात समझिएगा कि तेल की कीमतें उतनी जल्दी सस्ती नहीं होगी, उसमें समय लगेगा, क्योंकि अभी लंबे समय तक कंपनियों को घाटे भी हुए हैं, उन सब को उनको कवर करना होगा। हो सकता है ये सब करने में 3, 4, 5, 6 महीने भी लग सकते हैं, मोटा अंदाजा कह रहा हूँ। उसके बाद ईरान के बंदरगाहों में के आसपास जो यूएस की नौसेना तैनात है वो हटेगी, वो दबाव हटाएगी, और जो 24 अरब डॉलर की जो संपत्ति फ्रीज की गई है दुनिया भर के बैंकों में, वो जो स्वयं ईरान की ही है, वो उसे वापस दी जाएगी। लेकिन ये वैसे नहीं दी जाएगी अगले 60 दिनों में कि पैसा ही दे दिया, क्योंकि कहा ये भी जा रहा है कि अच्छा पैसा दे देंगे तो ये हथियार खरीद लेंगे, तो ऐसा नहीं है। कहा जा रहा
कुछ न्यूट्रल देश हैं जो किसी की तरफ नहीं है, जिनका किसी से कोई तनाव नहीं है, उन्हें ये पैसा दिया जाएगा और बदले में उस पैसे से जो सामान लेना चाहे ईरान उन देशों से वो ले सकता है। यानी कि सामान में जैसे औषधि, दवाई, खाना पीना, ये सब जो खाद्यान्न है वो सब आप ले सकते हो, पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है इस एमओयू में कि कोई भी प्रतिबंध आगे नहीं लगेगा, नए प्रतिबंध नहीं लगेंगे, मतलब ये है। और साथ में जो ईरान है अपना इनरिचमेंट नहीं करेगा। अब ये इनरिचमेंट क्या है, संवर्धन क्या है? देखिए, जो यूरेनियम U-235, U-238, जैसे ये बड़ा महत्वपूर्ण है परमाणु हथियार के। जो सामान्य नेचुरल यूरेनियम है वो मुक्त रूप से 0.7% ही मिलता है, लेकिन इतने में परमाणु बम के ये काम नहीं आएगा। इसका इनरिचमेंट करना होगा, यानी कि इसकी प्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी 90% तक, और 90% तक बढ़ा लेंगे तो परमाणु हथियार के रूप में काम आएगा। अभी कहा जा रहा है ईरान ने 60% तक का इन्वेस्टमेंट कर लिया है। इन्वेस्टमेंट तो देखिए करना पड़ता है, 0.7% से काम नहीं चलेगा। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है तो 3 से 5% तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, दवाइयों के लिए थोड़ा सा और ज्यादा सा। लेकिन 60% का कोई अगर करके बैठा है तो यही माना जाएगा ना कि आप हो सकता है परमाणु बम बनाने की हो। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि परमाणु बम वो बनाया जाएगा, इसीलिए इसी को कहा गया हाईली इनरिच्ड यूरेनियम। तो इसका क्या करेगा? ये स्टॉक पाइल तो मजबूती देता है ईरान को। कहा जा रहा है कि अभी ये सुरक्षित है, काफी मात्रा में है और इस पे कोई खतरा नहीं आया है अभी तक। तो क्या इसे नॉर्मल कर दिया जाएगा, यानी कि 60% इनरिच किया गया है, क्या इसको वापस से 3 से 5% में लाया जाएगा? डील में क्या ये बातें भी होंगी, या फिर इसे बेच दिया जाएगा, रूस को बेच देगा ईरान? क्या होगा ये देखना है। तो अगले 60 दिनों में क्या होगा? क्या इजराइल कहीं हमला तो नहीं करेगा? क्या सारी बातें से ये दोनों देश या तीनों देश आपस में संतुष्ट हो पाएंगे? तो ये 60 दिन महत्वपूर्ण है। अमेरिका की दृष्टि से नाकेबंदी हटाने वाली बात हो, चाहे वो 24 अरब डॉलर देने की बात हो, चाहे न्यूक्लियर डील की बात हो, फिर ईरान की तरफ से चाहे वो इन्वेस्ट जो उसका यूरेनियम है उसका क्या होगा उसकी बात हो, और मुझ के खुलने के साथ ही क्या उसके जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित हो पाएगी, सुरक्षित हो पाएगी, और उसके साथ ही इजराइल के लेकर के भी कि क्या लेबनान पर वो हमला करेगा कि नहीं करेगा, क्या इस आगे बढ़ने वाली एमओयू और उसके बाद एक बड़ी ट्रीटी के बीच में कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक और हमला हो जाए और ये चीजें फिर सिर्फ एक बातों तक रह जाएं या हकीकत में धरातल पे ना आ पाए। तो यहाँ पे फायदे क्या भारत को है मुख्य रूप से, दुनिया को क्या है? तेल की सप्लाई बढ़ जाएगी क्योंकि कम हो चुकी थी, सप्लाई बढ़ेगी तो कीमत कंट्रोल होगी जो $100 पर बैरल से ज्यादा जा चुकी थी। तो हम पुरानी कीमत की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन वही मैंने कहा समय लगेगा क्योंकि बड़ी मात्रा में हमारी जरूरतें जहां से पूरी हो रही थी वो रास्ता खुलने वाला है। तो नो डाउट फायदा तो होगा। उसके बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में चूंकि सप्लाई चेन नॉर्मल होगी, शिपिंग कॉस्ट दुनिया भर में सस्ती होगी, तो महंगाई जो पूरी दुनिया बढ़ रही थी वो कंट्रोल में आएगी, इंक्लूडिंग भारत में भी कहा जा रहा है कंट्रोल लाएगा। और परमाणु अप्रसार को लेकर के देखना होगा कि भविष्य में अभी क्या इस न्यूक्लियर डील का असर पड़ता है, और एक पाकिस्तान की छवि जो है मध्यस्थकर्ता के रूप में डिप्लोमेटिक राइस उसका हुआ है कि उसकी छवि बन गई है कि वो मीडिएटर बन सकता है। उसने दो बड़ी मामलों को, एक बड़े मामले को मतलब सुलझा दिया है। चलिए यही सारी बातें थी। अब एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। सवाल जानने से पहले चलिए इसका कंक्लूजन भी देख लेते हैं। ये ध्यान रहे कि 19 जून को यह एमओयू होना है, साइन होना है, और स्टॉक पाइल्स एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट के लिए महत्वपूर्ण ये डील होगी। और तीसरी बात कि इजराइल लेबनान पर कोई हमला तो नहीं कर देता, ये 19 तक ये मामला जाएगा या 19 के पहले कहीं ना रुक जाए, ये भी देखने वाली बात होगी। हम आते हैं उसी सवाल पर। सवाल क्या है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ता है? लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो हमें इस सवाल का जवाब कमेंट करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।